गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हम लोगों ने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 33 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर इजी था या हार्ड था ये तो क्वेश्चंस देखने के बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा, बट दोज पीपल हु हैव गिवन द पेपर एंड दोज हु हैव सिक्योर्ड सम मार्क्स या जिनके मार्क्स बहुत ही गंदे आए हैं तो उनके लिए खासकर ये सॉल्यूशन वीडियो है। तो अच्छे से एक बार सॉल्यूशन को स्टडी करो एंड जस्ट चेक वेयर यू पीपल हैव गॉन रॉन्ग। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जैसा कि तुम देख सकते हो स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है और इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कई बार आए हुए हैं, आ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन एंड फॉर्म अ ट्रायंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब तुम्हारे पास एक ऐसी लाइन है जो कि इस लाइन के साथ में परपेंडिकुलर बनाती है। तो कोई भी ऐसी लाइन की इक्वेशन को जब मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0। क्योंकि मैंने थ्योरी में ये बात तुम लोग को क्लास में बताई थी कि अगर कोई लाइन किसी लाइन के साथ में परपेंडिकुलर है और वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है तो इसके साथ में जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसके ए और बी के कोफिशिएंट्स को सबसे पहले इंटरचेंज किया जाता है और जो बीच का साइन होता है उसको बदल दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में जो इनिशियल लाइन था वो 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 था, तो उसके कोफिशिएंट्स की इंटरचेंजिंग हुई और बीच में जो माइनस का साइन था वो प्लस हो गया और एक प्लस के यहां पे मैंने लगा दिया। अब ये लाइन क्या कर रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिला के अगर ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर मुझे ये के की वैल्यू को निकालना पड़े तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया जो गिवन है वो अच्छा खासा हेल्प करने वाला है। क्योंकि तुम्हें ये भी पता है कि ये जो भी लाइन है ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन है, तो जो भी गिवन लाइन तुमने लिखा है इसको कन्वर्ट कर लो इंटरसेप्ट फॉर्म में और उसके लिए तुमको प्लस के को वहां भेजना है और पूरे इक्वेशन को माइनस के से डिवाइड कर देना है। तो तुम्हारे पास में फाइनल इक्वेशन आ गया x अपॉन माइनस का k/3 प्लस y अपॉन माइनस का k/2 इज इक्वल्स टू 1। अब सोचो कि ये जो भी लाइन है उसका बेस वाला साइड ये हो गया माइनस के k/3 की वैल्यू लेके और ये हो गया माइनस का k/2 और इसी का एरिया हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये 3 स्क्वायर यूनिट्स का है। तो ये हमें k की वैल्यू को निकालने के लिए हेल्प करेगा और जैसे ही k मिलेगा हम यहां पुट करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो ध्यान से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने का। तो इसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 36, मतलब के की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 6। अब तुमको सिर्फ ऑप्शन में ये चेक करना है कि कहां पे ये आंसर है, तो ये मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन में है, तो बी विल बिकम योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू और ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दो चीजों को एक साथ कवर कर रहा है, एक तो ऑर्थोगोनल सर्कल का मैंने कंसेप्ट बताया था और साथ ही ये भी बताया था कि किस तरह से जब दो सर्कल की इक्वेशन दी हुई होती है तो हम वहां से कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं। तो इन दोनों को यहां पे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज, तुम्हारा पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0। अगर दोनों सर्कल को तुम ऑर्थोगोनल कह रहे हो तो इसके लिए कंडीशन होता है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले सर्कल की इक्वेशन से g1 f1 और c1 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो g1 हो गया तुम्हारा, इसका आधा करते हैं हम लोग -1, f1 हो गया तुम्हारा अगेन -1, लेकिन c1 हो जाएगा तुम्हारा -7। ये हो गए तुम्हारे g1 f1 और c1 की वैल्यू जिनको मैं यहां पुट करूंगा। बट उससे पहले इस इक्वेशन से g2 f2 और c2 की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो g2 हो गया -2, f2 हो जाएगा तुम्हारा -1 और c2 है तुम्हारा k। अब तुम इनको उठा के यहां पे पुट करो सो दैट कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए तुम्हारे दोनों इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो k को निकालने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो 2 इंटू -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -7 प्लस के। अब यहां से आ गया ये 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -7 प्लस के,
तो तुम्हारे के की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक बार जरा फिर से देख लेते हैं, शायद कुछ गलती हुई है मेरे से। हाँ, यहाँ पे गलती हुई है। ये हो जाएगा +2 और +1, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता, वो सेंटर निकालते समय चेंज करना होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं। तो अब ये हो गया -4 और ये हो गया -2 और साथ में -7 प्लस के, तो ये -6 + 7 = k हो गया और k की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब है कि अब इस सर्कल के इक्वेशन में इस k को हटा के मैं 1 लिख सकता हूं। अब यहां से ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है और यहां से अब मुझे इक्वेशन का क्या करना है, तुमको इसको सॉल्व करके यहां से लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना है, जिसकी थ्योरी मैंने अलग से बताई थी कि जब भी किसी क्वेश्चन में दो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और वहां से कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब इक्वेशन निकल आएगा तो वहां से हम लोग लेंथ भी निकाल लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के मैं इनको करने जा रहा हूं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। माइनस 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 एंड माइनस, ये दोनों गए, यहां से आ गया -6x -4y -8 = 0। माइनस हटा के इसको लिख सकते हैं 3x + 2y + 4 = 0। अब तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिल चुकी है और सिचुएशन ऐसा है कि तुम्हारे पास में दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, कॉमन कॉर्ड तुम निकाल चुके हो। अब पहले सर्कल के सेंटर से, सेंटर हमने यहाँ पे भी डिसाइड किया था G1 F1 को, बट इसमें एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेंटर का डिस्टेंस नापेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस कॉर्ड से, और साथ ही साथ रेडियस निकाल लेंगे। अब ये दोनों काम करने के बाद तुमको इस कॉमन कॉर्ड का आधा मिल जाएगा, क्योंकि रेडियस के स्क्वायर में से अगर d² दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम दिस कॉर्ड अगर हम लोग निकाल लें और उसका रूट कर ले तो हमें आधा कॉर्ड मिल जाएगा, दैट इज am। और फिर जैसे इसका डबल करोगे तो ये तुमको दे देगा पूरा कॉर्ड। लेकिन ये सारे काम करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। तो पहले तो सेंटर ढूंढते हैं। सेंटर आ गया तुम्हारा, इन्हीं के साइन चेंज कर दो 1 1, तो ये सेंटर तुमको दे देगा d का फॉर्मूला 3 + 2, सेंटर चेंज किया -g -f कर दिया ना, 3 + 2 + 4 अपॉन में √13, मतलब ये टोटल वैल्यू आ रहा है 9/√13। और जब रेडियस निकालने जाएंगे तो g² + f² - c, तो 1 + 1 + 7, ये हो गया तुम्हारा 3। तो अब सीधा यहां पे फॉर्मूला में डाल दो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस तुम्हारा आया हुआ है 3, मतलब 9 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 81/13। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तुम आंसर के बिल्कुल नजदीक आ गए हो। 117 - 81 करोगे तो ये बन जाएगा 36/13। 36 6 का रूट होता है, तो फाइनल आंसर आ गया 12/√13। और 12/√13 तुम्हें पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली सिंगल क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर में दो चीजें घुसी हुई हैं। एक तो इसका आधा क्वेश्चन क्या था कि ऑर्थोगोनल सर्कल होने की वजह से के की वैल्यू फाइंड करो, तो तुम्हें एक के साथ दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और जब तुमने उस के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो तुम्हारे पास दोनों सर्कल की इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने जो कॉमन कॉर्ड निकाला है, इसका एक डिटेल प्रोसीडियर होता है जो कि हमने इस क्वेश्चन के थ्रू समझा है और मैंने क्लास में भी तुम लोग को बताया हुआ था। लेंथी जरूर है बट देन इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला हुआ है कि तुम्हारे पास 2 एलिप्स है, जिसमें से पहला एलिप्स है स्टैंडर्ड एलिप्स, क्योंकि इसके अंदर तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो a² वाला पार्ट है वो b² से बड़ा है, दैट मींस a इज ग्रेटर देन b। तो ऐसा एलिप्स बनेगा अलोंग द x एक्सिस ऐसे करके। लेकिन जो दूसरा वाला एलिप्स की बात वो कर रहा है उसमें उसने साफ साफ बता दिया है कि इस इक्वेशन के अंदर जो तुम्हारा a है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 है। तो ये एलिप्स कैसे बनेगा, तो ये अलोंग y एक्सिस बनेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं तो इन दोनों को अगर मैं मिला के बनाता हूं तो इसका जो रिजल्टिंग फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब ये एलिप्स तो पहले से ही था और एक और एलिप्स जो आया है वो किस तरह से आ रहा है, ऐसे करके। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स दिस विल इंटरसेक्ट इन n नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये n ही तो बताना है, तो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 और 4। ये 4 पॉइंट्स पे ये दोनों एलिप्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी ऑप्शन। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गेन प्लेन को लेता हुआ क्वेश्चन,
जिसमें तुमको सबसे पहला स्टेप मैंने बताया हुआ है कई बार कि जब तुमको कोई ऐसे रिलेशन के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करवाए कि मॉड ऑफ z प्लस वन इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ z माइनस वन का मॉडुलस, तो तुम अपने z को एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। अब इसको उठा के यहां इक्वेशन के अंदर पुट करो तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस वन पूरे का मॉडुलस इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ x प्लस आयोटा वन माइनस वन। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर सेपरेट कर दूं मैं तो यहां से आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। आगे बढ़ाने के लिए स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी तो एक बार स्क्वायरिंग कर ही लेते हैं और फाइनली देखते हैं कि ये किस चीज की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आफ्टर स्क्वायरिंग। तो अभी अगर मैं यहां पे ब्रैकेट खोलता हूं तो ये देगा x स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। यहां से भी ऑलमोस्ट वही टर्म्स मिलेंगे बट विद अ नेगेटिव साइन, और साथ ही साथ तुम देख रहे हो कि 2 हर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 2 हर किसी से मल्टीप्लाई होता है तो फाइनली सबको उधर बेच के जो तुम्हें सर्कल की इक्वेशन दिख रही होगी, मेरे ख्याल से आधे बच्चे को दिखनी स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि 2x स्क्वायर के साथ ये x स्क्वायर आएगा तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, फिर 2y स्क्वायर के साथ ये वाला y स्क्वायर आएगा तो एक y स्क्वायर बचेगा। अब तुम्हारे पास में बच गया 2 इंटू माइनस 2x मतलब -4x, ये उधर जाएगा तो ये बन गया -6x, और अब और नंबर वाला पार्ट बच गया यहां से 2 और -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को, और यही पूछा था, ये तो पता चल ही गया था। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को पूरे लास्ट तक ले जाने की जरूरत नहीं थी, ये यहीं पे दिख गया था कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर तुम ज्यादा कुछ नहीं करोगे, बस रिलेशनशिप को ध्यान से देखोगे। तुम्हारे पास में 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर का रिलेशन दिया हुआ है बी वेक्टर के साथ, दैट ए वेक्टर इज 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और उसी तरह से सी वेक्टर का रिलेशन दिया हुआ है बी वेक्टर के साथ, दैट इज -7 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब जरा ध्यान से समझो कि अगर एक वेक्टर दूसरे के नेगेटिव के साथ में है तो इसका मतलब है कि ये दोनों का डायरेक्शन हो गया ऑपोजिट, क्योंकि अगर सी वेक्टर के साथ में इक्वेटेड वैल्यू को मैं देखूं तो ये माइनस के साइन के साथ है, मतलब अगर सी वेक्टर यहां जा रहा है तो बी वेक्टर यहां जा रहा होगा, और सी वेक्टर की जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है तो इसको और थोड़ा सा खींच के बाहर तक खींच देते हैं, और ए जो है वो 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, मतलब इसी लाइन के अलोंग ए बी होगा। तो अगर तुमको पूछा जा रहा है कि ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा, तो ये सारे के सारे तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन। तो इसमें और तुमको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3D का है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी ये भी लग सकता है, क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है कि एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 14 इक्वल्स टू 0, और इसको एक लाइन कट करता हुआ जा रहा है एट द पॉइंट P, और लाइन की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 होल अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 होल अपॉन में 4। क्वेश्चन चाह रहा है कि तुम इस P पॉइंट को फाइंड आउट करो, जिसका मैंने पूरा डिटेल्ड तरीका लास्ट क्लास में बताया हुआ है एक ग्रुप में, और फिर जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा उसका डिस्टेंस तुम्हें नापना है फ्रॉम ओरिजिन, और ये जो भी डिस्टेंस है ये ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले जो भी लाइन की इक्वेशन है उसको k के इक्वेट कर दो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2k माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 3k माइनस 1, और z की वैल्यू आ गई 4k माइनस 1, और ये और कोई पॉइंट नहीं, ये p पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट आए हैं जो कि फिलहाल k के टर्म्स में। तो अगर मैं ये एक्स वाई जेड उठा के प्लेन के इक्वेशन में रख दूं तो ये बन जाएगा 2k माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3k माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4k माइनस 1 माइनस 14 इक्वल्स टू 0, जो कि आगे जाके मुझे k की वैल्यू दे देगा। और जैसे ही वो k की वैल्यू मुझे देगा मैं यहाँ एक्स वाई जेड की इक्वेशन में इसको पुट करके पॉइंट P निकाल दूंगा, और उसके बाद मुझे सिर्फ उसकी डिस्टेंस को नापना होगा ओरिजिन से, जिसका कोऑर्डिनेट सबको पता है 0 0 0 होता है। तो लेट्स प्रोसीड दिस क्वेश्चन। 2k माइनस 1 प्लस 6k माइनस 2 प्लस 12k माइनस 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 12 6 2 20k हो गया, और बाकी जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर रहे हैं तो वो भी 20 आ रहा है माइनस का, तो यहां से 20k इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई 1। अब यहां डालेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मिल गया 1, यहां k की वैल्यू डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल गया 2, यहां k की वैल्यू डालेंगे तो
जेड कोऑर्डिनेट मिल गया 3। अब इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस तुमको नापना है ओरिजिन से, और ओरिजिन क्या होता है, तो ओरिजिन होता है 0 0 0। तो ये डिस्टेंस तुमको निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास है ही, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आई गेस ये कैलकुलेशन हर कोई कर सकता है, और ये कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा रूट का 14, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 7वां क्वेश्चन है, और इसका भी शॉर्टकट मैंने क्लास में तुम लोग को बताया हुआ है कि किसी भी एपी के लिए अगर pth टर्म 1/q के बराबर है और उसी एपी का qth टर्म अगर 1/p के बराबर है, तो इससे रिलेटेड मैंने 3 बातें तुम लोग को बोली थी कि अगर ये एपी है और एपी का pth टर्म 1/q और qth टर्म 1/p के बराबर है, तो ऐसे एपी में a और d दोनों की वैल्यू हो जाती है 1/pq। दूसरी चीज, अगर a माइनस डी करेंगे तो 0 हो जाएगा। और तीसरी चीज, इसी एपी का pqth टर्म जो होगा वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा। अब इनमें से हमें जरूरत पड़ने वाली है सिर्फ ये वाली बात, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। तो सबसे पहले तो मैं a और d को साइड में लिख देता हूं 1/pq। क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको pqth टर्म का सम बताओ, जिसके लिए हम लोग का फॉर्मूला लगेगा Sn वाला, जो कि क्या होता है n/2 इंटू 2a। तो n की जगह तो मैंने pq/2 लिख दिया। अब 2a जहां लिखने की बारी आएगी तो a तो मुझे पहले ही पता है 1/pq है, प्लस n-1 मतलब pq-1 इंटू डी की वैल्यू फिर से 1/pq डाल दो यहाँ पे। बस, अगर तुमको शॉर्टकट मालूम है तो इसके आगे और कुछ खास करना नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम अंदर में ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2/pq प्लस 1 माइनस 1/pq हो जाएगा। अब 2/pq माइनस 1/pq ये तुमको देगा सिर्फ 1/pq प्लस 1। अब ब्रैकेट को पूरा खोल दो तो तुम्हारा आंसर तुमको दिख गया होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो उसने तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स वो बता रहा है अल्फा और बीटा को। और कैपिटल लेटर्स में abc को लेते हुए एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसके रूट को वो बता रहा है अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के। और फाइनली ये देने के बाद वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि कैपिटल में b² माइनस 4ac कैपिटल में अपॉन स्मॉल b² माइनस 4 स्मॉल ac का रेशियो इनमें से किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और हम लोग को तो ये बचपन से ही पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू c/a। तो ये वैल्यू यहां पुट कर लो, तो यहां से तुमको एक रिजल्ट मिलने वाला है जिसको तुम एज ए फॉर्मूला यूज करोगे। और वो रिजल्ट क्या आया, b² माइनस 4ac अपॉन a² पूरे का अंडर रूट इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में b² माइनस 4ac की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा इंटू a इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac, जो कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में मजबूर करेगा कि अगर मुझे सिर्फ b² माइनस 4ac चाहिए तो मुझे इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और साथ में a²। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर लो इसकी जगह में, तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू a²। अब सेम टू सेम काम हम लोग को इसके लिए करना है। हमें पता है कि यहां पे भी डिफरेंस ऑफ द रूट्स लेना है, और जब भी तुम डिफरेंस ऑफ द रूट्स लोगे तो वहां पे तुमको ये चीज देखने को मिलेगा कि फॉर्मूला वही रिड्यूस होने वाला है। देखो अल्फा माइनस के माइनस बीटा प्लस के, फॉर्मूला के हिसाब से अंदर में आ जाएगा अल्फा माइनस के माइनस बीटा प्लस के पूरे का होल स्क्वायर, और यहां पे बन गया माइनस 4ac, दैट इज माइनस का 4, ये अल्फा माइनस के प्लस बीटा प्लस के, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अगर इस इक्वेशन के लिए मैं सम ऑफ द रूट्स लिख रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी माइनस b/a होगा, और अगर मैं इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख रहा हूं अल्फा माइनस के इंटू बीटा माइनस के, तो ये भी c/a होगा।
तो इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो फाइनली तुम क्या देखोगे कि सेम वैल्यू आ गई है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल ए स्क्वायर। अब यहां से इन दोनों को काट दो क्योंकि ये तो सेम ही है, और तुम अपने आप चेक कर सकते हो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन बन चुका है। तो देयर इज नथिंग विच इज गोइंग टू चेंज इन दिस क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन परमुटेशन का है, डिजिट्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्योंकि शायद ये क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया था। सबसे पहली चीज तुम्हें 6000 से बड़े नंबर बनाने हैं और डिजिट्स तुम्हारे पास में अवेलेबल है 3, 5, 6, 7 एंड 8। रिपीटेशन की जहां तक बात है तो उसने बोला है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, दो केसेस बनने वाले हैं, क्योंकि 6000 से बड़े नंबर अगर विदाउट रिपीटेशन यूजिंग द डिजिट 3, 5, 6, 7, 8 बनाना है तो या तो तुम 4 डिजिट का नंबर बना सकते हो या फिर 5 डिजिट का नंबर बना सकते हो। 6 की तरफ तुम जा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास में जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो 5 ही हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले 4 डिजिट के नंबर की बात करते हैं। तो 4 डिजिट का नंबर तुम बनाओगे और उसको तुम कह रहे हो कि 6000 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1000th प्लेस में तुम्हारे पास इन तीनों में से ही कोई नंबर होना चाहिए। आइदर इट शुड स्टार्ट विथ 6, 7 और 8। दैट मीन्स देयर आर 3 पॉसिबल वेज ऑफ फिलिंग दिस प्लेस, और एट ए टाइम तुम एक कोई डिजिट यूज करोगे। सपोज तुमने 6 को यूज कर दिया तो अगले प्लेस के लिए अब 4 में से कोई भी आ सकता है। अब इनमें से हो सकता है तुमने एक और डिजिट को यूज कर दिया तो अगले प्लेस के लिए 3 बच गए, और फिर एक और डिजिट को यूज कर दिया तो अगले प्लेस के लिए 2 बच गया। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा बन गया, एक बार कर लो, ये बन रहा है 4, 6, 24 इंटू 2। डिजिट्स कौन कौन से थे? 3, 5, 6, 7 एंड 8। 3, 4, 3, 2 कितना बन रहा है? 4, 3, 12, 72। यस, 72 वैल्यूज, 72 नंबर्स तुम बना सकते हो। अब 5 डिजिट की बात करते हैं विद द सेम कंडीशन, लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि 6000 से बड़ा होने के लिए अब 10,000 प्लेस में तो इनमें से कोई भी आ सकता है, कि कोई नंबर मान लो 3 से स्टार्ट भी हो रहा है तो वो तो 5 डिजिट का नंबर है, तो 6000 से तो बड़ा होगा ही होगा। दैट मीन्स दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 5 वैल्यूज आइदर ऑफ दिस डिजिट्स। अब सपोज एट ए टाइम तुमने 6 को यूज कर दिया तो अगले प्लेस के लिए 4 बचेंगे, फिर अगले वाले के लिए 3 बचेंगे, फिर अगले वाले के लिए 2 बचेंगे और आखिरी वाले के लिए 1 बचेंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुमको 120 नंबर दे रहा है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? तो टोटल नंबर हो जाएंगे इन दोनों का सम, और इन दोनों को ऐड करते ही तुमको दिख जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज 192 नंबर्स तुम फॉर्म कर सकते हो इस तरह से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तुमको क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स को टच करते हुए जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में बाइनोमियल एक्सपेंशन है x स्क्वायर प्लस k अपॉन एक्स होल रेज टू द पावर ऑफ 5 का, और इसमें उसने तुमको बता दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ x, या ये कह लो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 1 जो है वो 270 है। तो k की वैल्यू क्या होगी? तो सीधी सी बात है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो TR+1 वाले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट इज NCR a के पावर में n माइनस आर, b की पावर में r। तो n यहाँ पे है 5, r तुम्हें अभी ढूंढना है तो 5CR लिख के छोड़ दो, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर के पावर में 5 माइनस आर, और b के जगह में k बाई एक्स होल रेज टू द पावर ऑफ r। अब जितनी भी चीजें x के अलावा है उनको साइड कर दो, तो 5CR k टू द पावर ऑफ r, और x में हो जाएगा 10 माइनस 3r, माइनस 2r यहाँ का, और ये एक r ऊपर जाएगा, माइनस r ऊपर जाएगा तो माइनस 3r। अब तुमको क्वेश्चन क्या कह रहा है? x की पावर 1 का कोफिशिएंट मतलब 10 माइनस 3, 10 माइनस 3r को तुमको इक्वेट करना है 1 के साथ, जिससे कि तुम्हारा r का वैल्यू आ जाएगा 3, और r का वैल्यू अगर 3 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 3 तुम उठा के यहां डाल दोगे, क्योंकि तुम्हें निकालना फाइनली k की वैल्यू है, और ये वैल्यू तुमको कोफिशिएंट वाइज क्या दिया हुआ है? 270। तो 5C3 k क्यूब इज इक्वल्स टू, अगर 270 है तो हम सबको मालूम है कि यहां से तुम k आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि 270 तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, लेकिन 5C3 की वैल्यू होती है 10। तो 10 k क्यूब इज इक्वल्स टू 270, k क्यूब इक्वल्स टू 27, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू 3। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था बाइनोमियल थ्योरम का। आई होप जिन्होंने भी बाइनोमियल थ्योरम मेरे साथ में किया है उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर कर लिया होगा। सो विद दिस क्वेश्चन वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडेज पेपर। एक बार अच्छे से सॉल्यूशंस को स्टडी कर लो एंड डू लेट मी नो कि सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, और अगर तुम्हारे डाउट अभी भी रहते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास।
चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चंस की, और कल का पेपर बहुत अच्छा करना है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।